जय हिंद, गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग नए वीडियो में आ चुके हैं जो भी बहुत जरूरी है हिंदी। जो हिंदी सब्जेक्ट है 10th क्लास में उसके लिए। ठीक है, ये जो वीडियो है वो है हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण, जो 10th में बहुत बार मतलब हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन होते ही होते हैं उसके। तो हम लोग जब तक व्याकरण नहीं देखेंगे तब तक हम लोग का हिंदी जो है, जो हिंदी सब्जेक्ट है 10th में, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए हम लेके आ चुके हैं इसमें हिंदी व्याकरण को। इसमें बेसिक लेवल से लेकर और पूरे जितना लेवल तक 10th में पूछता है उतना तक इस मतलब पूरे हम सीरियल बाय वीडियो इसका अपलोड करेंगे। आप लोग रेगुलर इसको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्याकरण जिसके सहायता से हमें किसी भाषा को किसी यहाँ पे भाषा को लगा ली, किसी भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना तथा समझना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जिसके सहायता से व्याकरण एक ऐसी शास्त्र है, एक ऐसा तकनीक है जो किसी भी भाषा को हमें अच्छे से लिखना सिखाती है, अच्छे से पढ़ना सिखाती है, साथ ही साथ अच्छे से बोलना कैसे है, उस चीज को समझना कैसे है, ये सारी चीज हमें कौन सी बताती है? व्याकरण बताती है। जैसे हिंदी के लिए हिंदी को अच्छे से समझना है तो हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, अगर अंग्रेजी को अच्छे से समझना है तो इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वहीं पे संस्कृत को अच्छे से समझना है तो संस्कृत का व्याकरण अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी होती है किसी भी लैंग्वेज को अच्छे और सुचारू रूप से समझने के लिए। व्याकरण का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हमें व्याकरण जिसके सहायता से हम किसी भी भाषा को अच्छे से लिखना, पढ़ना, बोलना तथा समझना आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण। अब व्याकरण को हम लोग अच्छे से यानी आसानी तरीके से पढ़ने के लिए 4 भागों में बांटते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। वर्ण विचार में हम लोग नॉर्मली वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में शब्द कैसे होते हैं, कौन सी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाक्य विचार में वाक्य कैसे बनते हैं, मिश्रित वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। बहुत बार पूछता है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य को बताइए, निम्न में से ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, इसके बारे में वाक्य विचार में हम लोग पढ़ेंगे। चिन्ह विचार में जो हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, कॉमा, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, भाषा, मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम द्वारा प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कुछ भावना है, कुछ बातें हैं जिसको हमको किसी के साथ कुछ कहना है, तो हमें जिस माध्यम से उसको बता दें वही भाषा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमें मतलब पानी चाहिए पीने के लिए, अब वो पीने के लिए पानी हम जिस माध्यम से किसी व्यक्ति को बताएं, जिस माध्यम से उसको बता दें कि भाई हमको पानी चाहिए, वही क्या है? भाषा है। कैसे? तो यहाँ पे समझिए, भाषा को प्रकट करने का 3 माध्यम है। पहला है मौखिक भाषा। अगर हम बोलने में अच्छे हैं तो डायरेक्ट उसे बोल देंगे कि भाई हमें पानी चाहिए, तो वो मेरी बात को सुन लेगा, यानी हम मुंह से बोल दिए उसको कि हाँ पानी चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? लिखित भाषा, यानी कागज पर लिखकर। मान लीजिए कि हम बोल नहीं सकते हैं तो हम कागज पे लिखेंगे कि भाई मुझे पानी चाहिए, अगला व्यक्ति पढ़ लेगा और मुझे पानी दे देगा। अब कंडीशन यह है कि सांकेतिक भाषा, इशारा करके। अब देखिए, अगर हम बोल भी नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, तब अगला व्यक्ति को हम कैसे बताएंगे कि मुझे पानी चाहिए? तो इशारा करेंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके जो भी मतलब इशारा है कि हाँ मुझे पानी चाहिए, वो इशारा करके उसको समझा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लिखना आता भी हो, अगला व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है, तब और दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इशारा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को अपने मन की बात बता सकते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ध्वनि, बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप इस बात को सुन रहे हैं, तो जो ये आवाजें जा रही हैं आपके कानों में, यही क्या है? ध्वनि है। इसे ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अक्षर, अक्षर देखिए, कागज पर जो लिखा जाता है उसे अक्षर कहते हैं। यानी जो हम बात बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, अगर इसी सेम बात को आप कागज पे लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम ये व्याकरण को पढ़ा दिए, आपने इस बात को सुना, जो हम जितना भी चीज बोले आपने इस बात को सुना, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति जो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा वो नहीं सुना होगा। अगर आपको ये बात बताना पड़ेगा तो आप उसे बोल देंगे, या इसी बातों को कागज पर लिख के बता सकते हैं कि राहुल सर ये टॉपिक इसमें बताए हैं।
ये एक चीज हमको बताए हैं। तो जो हम बोल के बता रहे हैं वही चीज आप लिख के भी बता सकते हैं। तो जो हमारे मुंह से ये ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि को आप लिख सकते हैं। जैसे हम बोले पानी, तो पानी को आप कागज पे लिख सकते हैं। तो कागज पे जो लिखिएगा वही अक्षर है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रहा है, लेकिन इसी ध्वनि को अगर हमें कागज पर लिख के किसी को दिखाना हो तो वो अक्षर के द्वारा लिखा जाएगा, वही अक्षर है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ चीज होती है जो हम लिख देते हैं, बोले पानी ना, बोले जाओ यहाँ से, तो ये शब्द हम लिख देंगे कागज पे, जाओ यहाँ से। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम कागज पे लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे बोले ये नहीं लिखा सकता है, या लिखा भी जा सकता होगा लेकिन आदमी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, ये नहीं लिखा जा सकता। हम बोले ये जो शब्द निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है ना, ये लिखा ही नहीं जा सकता है। समझ में आया? तो अक्षर जो हम लोग कागज पे लिखते हैं, ध्वनि को जो हम लोग कागज पे लिख देते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? अक्षर। अब देखिए लिपि, देखिए अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब अक्षर लिखने का भी बहुत सारा तरीका है, थोड़ा सा अक्षर नहीं है, बहुत सारे अक्षर हैं। ठीक है, बहुत मतलब अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के व्याकरण हैं, तो उसमें अक्षर भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो अक्षर जिस संकेत से लिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि। यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं ये हिंदी में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? हिंदी में। अगर हम कोई भोजपुरी शब्द भी हिंदी में लिख दें तो ये भी हिंदी का लिपि हो जाएगा। अगर इंग्लिश शब्द का उच्चारण हम लोग कभी कभी हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश शब्द जो है उसका उच्चारण हम लोग हिंदी में लिखते हैं, तो जो हिंदी में लिखा हुआ है वो हिंदी का लिपि है, या हिंदी लिपि, सॉरी हिंदी लिपि किस लिपि से आया? हिंदी लिपि जो है, हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी जो लिखते हैं हिंदी, वो किस लिपि से आया हुआ है? तो वो है देवनागरी लिपि। तो हम जितना लिखे हैं ना ये सब क्या है? देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि। अब ये वाला चीज नहीं है, ये तो रोमन लिपि में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी की लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी की लिपि को रोमन लिपि बोलते हैं, और उर्दू के लिपि को फारसी लिपि बोलते हैं। अब इतना लेवल तक इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके, ये तो हम बेसिक चीज बताए आपको व्याकरण को सुचारू रूप से पढ़ने के लिए। मेन चीज हमारा इधर है, वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह यानी वर्ण को एक सही समूह, एक क्रमबद्ध समूह सजा देना ही क्या कहलाता है? हम लोग का वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया कि हिंदी, अगर क्वेश्चन पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ण। स्वर क्या है? अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम ये तीन जो चीज है इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं। कारण क्या है? अगर कोई पूछता है व्यक्ति कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो आगे जब हम स्वर वर्ण के बारे में डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए स्वर वर्ण होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। अब बाकी 11 कौन कौन है? तो देखिए एक, टिक लगाते रहिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक हम लोग का। अगर कोई पूछता है व्यक्ति स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11। अब कोई पूछेगा कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं? कुल स्वर वर्ण, ये दोनों अयोग्यवाह हैं। क्या है? अयोग्यवाह। ये अनुनासिक है, अनुस्वार कह सकते हैं, अनुस्वार है, और ये क्या है? विसर्ग है। ठीक है, वो दोनों अयोग्यवाह में आते हैं। अब पूछेगा कुल स्वर वर्ण, लेकिन वो भी तो स्वर वर्ण के हिस्सा है, वो भी उसी का हिस्सा है। तो कुल स्वर वर्ण 13। कितना है? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना आ गया। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। कुल स्वर वर्ण 13। अब 10 का लिए लिखे हैं। अगर कोई पूछता है उच्चारण के दृष्टि से, यानी बोलने के दृष्टि से, तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 10। कौन कौन? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, री को हम छोड़ दिए, आइए दोनों छोड़ दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम तीनों को कोष्टक में क्यों किए हैं। ठीक है, अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा तो ये 3 छट जाएंगे। अगर परंपरागत की दृष्टि से पूछता है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, तो 11 होते हैं, यानी री इसमें आ जाएगा। अगर कुल का पूछेगा तो सब आ जाएंगे सब। चलिए अब व्यंजन वर्ण पे देखते हैं हम लोग। व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में?
5 भागों में। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या 25 होती है। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेके म तक क्या होते हैं हम लोग का? स्पर्श व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये इसे हम लोग बोलते हैं कवर्ग। क से लेके अंग तक कवर्ग, च से लेके इ तक चवर्ग, ट से लेके अण तक टवर्ग, त से लेके न तक तवर्ग, प से लेके म तक, ठीक है, पवर्ग। ये होते हैं 25। इसकी संख्या कितनी होती है? 25। आप काउंट भी कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय, ठीक है, बोलते समय जीभ, तालु, ओष्ठ, दंत, कंठ इत्यादि का सहयोग हो, यानी इस सब का उसमें सहयोग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श यानी छूना। अब जीभ हमारे किसी भी हिस्सा को जाकर छुएगा, तालु को छुएगा, ठीक है, दंत को छुएगा, ठीक है, ये ओष्ठ आपस में छुएंगे, तो स्पर्श व्यंजन यानी छूना, यानी इस सब के सहयोग से इसको बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 25। अब देखिए, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। अगर आपको बीच में ड दे दे, आप पूछे निम्नलिखित में से ड कौन सा व्यंजन है, तो आप लोग आंख उनके स्पर्श व्यंजन पे मारना है, ठीक है। अगर आपको ल दे दे तो ल होता है अंतस्थ व्यंजन। कितना तक? याद रखिएगा, य, र, ल, व तक क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4, ठीक है। अब देखिए, श, स और ह, इसकी संख्या होती है 4। ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। श, स और ह, इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अब देखिए, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है, इसकी संख्या भी 4 होती है। द्विगुण व्यंजन, ड और ड़ और ढ़, ठीक है, ड और ढ के नीचे बिंदु लगा देने से र और ढ बन जाता है, ये हो जाता है द्विगुण व्यंजन। क्या बन जाता है? द्विगुण व्यंजन। इसकी संख्या 2 होती है। अब क्वेश्चन पूछता है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो आपको मारना है टिक 33। 33 होगा या 35 होगा? 33 या 35 कैसे? अब देखिए, स्पर्श व्यंजन कितना है? 25। ये 25 जोड़ लीजिए। 4 अंतस्थ व्यंजन जोड़ लीजिए, 25 4 29, और 4 ऊष्म व्यंजन जोड़ लीजिए, 29 4 33। तो व्यंजन वर्ण होते हैं इतना ही, ऊष्म व्यंजन तक 33 को। कभी कभी उसमें द्विगुण व्यंजन भी ऐड कर देता है तो 35 हो जाता है। कभी कभी द्विगुण व्यंजन ऐड कर देता है तो क्या हो जाता है हम लोग का? 35, ठीक है। तो ऑप्शन में या तो 33 आएगा या तो 35 आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। स्पेशल 33 ही होता है, तो आप लोग 33 पे टिक कीजिएगा, ठीक है, या 35 आएगा तो 35 पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 39 व्यंजन वर्ण की कुल संख्या, कुल संख्या पूछेगा 39। जैसे अगर 33 है तो इतना तक 33, 4 इसमें जोड़ दिए 37 और 2 39 हो गया। अगर ये द्विगुण व्यंजन इसमें जोड़ दिया 35, तो 4 जोड़ दीजिए, 35 4 39। तो कुल व्यंजन वर्ण 39। जिस तरह यहाँ पे कुल स्वर वर्ण 13, लेकिन ऐसे 11 10 भी हो रहा था, उसी प्रकार कुल व्यंजन वर्ण 39 होगा, लेकिन केवल व्यंजन वर्ण की संख्या पूछेगा तो 33 आप मारिएगा, ठीक है। बहुत सारे दिक्कतें होती है, तो इसको समझना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ण विचार के जो है वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद।